नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोमवार से शुक्रवार शाम के 6 बजे हम आपके लिए कृषि और पशुपालन संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं, चर्चा करते हैं अपने खास मेहमान से। इसके साथ ही आप भी अपने सवालों के साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं फोन लाइन के जरिए। तो आइए सबसे पहले आपको बता दें कि आज के कार्यक्रम में हम किन विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो हेलो किसान कार्यक्रम में आज चर्चा का विषय रहेगा पशुपालन की योजनाएं, इसके साथ ही पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग व निवारण। तो इन विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इस बीच आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नोट कर लें हमारे टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। 1800-113060। इसके अलावा 1800-113061 टोल फ्री नंबर है, यानी मुफ्त में आप कॉल कर सकते हैं। तो बेझिझक कॉल करें और पूछे सवाल, और विशेषज्ञ मेहमानों से आप सुझाव ले सकते हैं। तो विशेषज्ञ मेहमानों का परिचय करा दें बातचीत से पहले। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अतुल आनंद जी, जो कि सलाहकार हैं मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। इसके अलावा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं डॉक्टर शैलेंद्र किशोर शीतल, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है पशु मादा रोग एवं प्रसूति विभाग, बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में। डॉक्टर शैलेंद्र, आपका भी बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार जी नमस्कार। तो बातचीत की यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे और डॉक्टर अतुल आनंद, सबसे पहले आपसे ही हम समझना चाहेंगे कि पशुपालन की जब बात करते हैं तो हमारे देश में बहुत बड़ी तादाद है पशुपालकों की, और उनकी तरह तरह की समस्याएं भी रहती है, चुनौतियां रहती हैं उनके सामने, और ज़ाहिर तौर पर उन्हीं को ध्यान में रखते हुए कई तरह की योजनाएं भी सरकार चलाती हैं। तो कुछ खास योजनाओं के बारे में अगर आप यहाँ पर जिक्र करना चाहेंगे। जी हाँ, जैसे पशुपालन अवसंरचना योजना है, इसमें ये कोष है। इसमें क्या है कि सबसे अब तक का सबसे बड़ी आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें, और इसमें जितने भी निजी प्राइवेट जो अधिकारी हैं वो जा सकते हैं, वो इसका लाभ ले सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, और कोई एंटरप्रेन्योर हो वो भी इसका लाभ ले सकता है। और दूसरी जैसे पशुपालन पशु रोग नियंत्रण योजना जो है, जिसे NADCP कहा जाता है, ये खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस इसके लिए है, क्योंकि खुरपका मुंह पका के लिए 2 बार टीकाकरण साल में जरूरी होता है, और ये पूरे भारत सरकार द्वारा फ्री में किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल। तो इस तरह की तमाम योजनाओं के बारे में आपसे जानेंगे, और किस तरह से पशुपालक इनका लाभ ले सकते हैं ये भी हम आपसे जानेंगे। उससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। पशुओं को किसानों का धन माना जाता है, और पशुपालक किसानों की आमदनी का एक अच्छा खासा हिस्सा पशुधन से आता है। पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का एक महत्वपूर्ण उपक्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार भी पशुपालक किसानों का पूरा सहयोग दे रही है। पशुपालकों को अक्सर पशुओं में रोग लगने की समस्या से दो चार होना पड़ता है। खासकर बरसात के मौसम में पशुओं में खुरपका और मुंहपका रोग होने की आशंका बढ़ जाती है। पशुओं में इस रोग के होने का असर उनकी दूध देने की क्षमता पर भी पड़ता है, जिससे पशुपालकों को आमदनी में उचित लाभ नहीं मिल पाता। सरकार ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए और पशुओं में खुरपका, मुंहपका व ब्रुसेलोसिस के नियंत्रण के लिए 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत गाय, भैंस, बकरी और सुअर में खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के बचाव के लिए 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पशुपालक किसानों के लिए ई-गोपाला ऐप लॉन्च किया गया। ई-गोपाला ऐप किसानों और पशुपालकों के लिए काफी काम का है। इस ऐप के जरिए पशुपालकों को तकनीकी जानकारी मिलती है। इससे डेयरी किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। इस ऐप से उन्हें अपने स्मार्टफोन पर कई तरह की जानकारियाँ मिल जाती है। ये ऐप उनकी मदद करने और पशु उत्पादकता को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन डिजिटल माध्यम है। इससे किसानों व पशुपालकों को उच्च कोटि के वीर्य, भ्रूण और पशु की उपलब्धता की जानकारी और उन्हें खरीदने की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही स्थानीय आहार संसाधनों से संतुलित राशन तैयार करने की भी जानकारी इस ऐप के जरिए मिलती है। ई-गोपाला ऐप पर आयुर्वेद, पशु चिकित्सा और कम लागत के औषधि उपचारों की भी जानकारी उपलब्ध रहती है।
सरकार के इस कदम से पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और अगले मेहमान का रुख करते हैं। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हमारा विषय है पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग एवं निवारण, तो ख़ास तौर पर जो गाभिन पशु हैं उनकी देखरेख कितनी ज़रूरी हो जाती है इस समय, जबकि हम देख रहे हैं कि तापमान भी बढ़ने लगा है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में और कितना ज़रूरी हो जाता है इस वक्त उचित देखरेख की? देखिए, गाभिन पशुओं की देखभाल गर्मी के मौसम जैसे आ रहा है इसमें बहुत ही आवश्यक हो गया है। इसके लिए पशु के आवास, आहार और एवं पानी की समुचित व्यवस्था होना जरूरी है। आवास ऊंचा होना चाहिए ताकि इसमें हवा का आदान प्रदान होता रहे, उसमें सूर्य की किरणें कम आए वहां पर, और उसके बाद में हम स्प्रिंकलर का उपयोग कर सकते हैं। बड़े जहां पर पशुपालक है वो कर सकते हैं। छोटे पशुपालक गन्नी बैग जो आता है जूट का, उसमें पानी डाल करके और उसके जो दरवाजे है उस पर डाल सकते हैं ताकि उसमें ठंडा बना रहे। इससे क्या होगा कि गर्भपात की समस्या से निजात पाया जा सकता है। दूसरा है आहार व्यवस्था। आहार ऐसा देना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, उसके शरीर में पानी कम नहीं हो पाए, और उस तरह प्रोटीन की मात्रा उचित देना चाहिए। कैल्शियम, खनिज लवण इसमें मिला होना चाहिए, और पानी का समुचित व्यवस्था कराए। पानी की जब उस पशु को इच्छा हो वो पानी पी ले। इस तरह से गर्मी के मौसम में गर्भपात की समस्या से बचा जा सकता है। बिल्कुल, और ज्यादा विस्तार से आपसे जानेंगे हम इस विषय पर, लेकिन आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं एक रिपोर्ट पर। अक्सर पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग हो जाती हैं। ऐसे में सही समय पर पशुओं का उचित इलाज करवाना जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तभी तो पशुपालकों की आमदनी बढ़ेगी। पशुओं में प्रजनन संबंधी रोगों में से एक है ब्रुसेलोसिस यानी वैंग रोग। इस रोग से संक्रमित गाय हर पहलू में सामान्य दिखाई देती है, और जब वो ब्याती है तो जेर व स्रावित द्रवित पदार्थों के साथ लाखों ब्रुसेला जीवाणु भी फैलाती है। ज्यादातर संक्रमण पाचन तंत्र के जरिए होता है, लेकिन ये संक्रमण त्वचा और आंख से भी हो सकता है। इस रोग में गर्भपात गर्भावस्था के 6 से 9वें महीने के दौरान हो जाता है। इस रोग में 80% मामलों में गर्भपात हो सकता है, और इसके लक्षण है बांझपन की समस्या, जेर रोकना आदि। इससे बचाव के लिए केवल मादा पशुओं में 3 से 12 महीने की आयु पर टीकाकरण कराएं। इसके अलावा विब्रियोसिस एक प्रजनन जनित रोग है जो मुख्य रूप से बांझपन करता है, लेकिन कभी कभी गर्भपात भी करता है। ये जीवाणु जनित बीमारी है, और ये जीवाणु सांड की शीशन के मुख पर चमड़ी की दरारों में पाया जाता है। ये 4 साल या उससे अधिक उम्र के सांडों में होता है। विब्रियोसिस प्रजनन के दौरान गाय को संक्रमित सांड से फैलता है। इनके अलावा ट्राइकोमोनियासिस, लेप्टोस्पाइरोसिस और एस्परजिलोसिस आदि पशुओं में प्रजनन से जुड़े अन्य रोग हैं। पशुओं की सेहत को लेकर सरकार भी गंभीर है और अहम प्रयास कर रही है। सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 13,343 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय का राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है। जी हाँ, तो रिपोर्ट देखिए आपने। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और डॉक्टर अतुल आनंद, जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने बताया कि किस तरह से जो पशुपालन अवसंरचना कोष है इसका निर्धारण किया गया है, इसके बारे में और भी विस्तार से आपसे समझना चाहेंगे कि किस प्रकार का ये कोष है और पशुपालक कैसे इसका लाभ ले सकते हैं, किन किन कार्यों के लिए ले सकते हैं? जी हाँ, जो पशुपालन अवसंरचना योजना जो है, इसमें जो पशुपालक हैं, और पहले तो ये युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। युवा अपना एक स्टार्टअप खोल सकते हैं इसमें क्योंकि सबसे ज्यादा आर्थिक सहायता दी जाती है, और कोई भी युवा आगे आ सकता है, इसमें अपना एंटरप्रेन्योर बन सकता है वो, क्योंकि इसमें अगर देखा जाए तो वैल्यू एडिशन, जैसे फूड की वैल्यू एडिशन करते हैं हम, दूध से पनीर बनाते हैं और पनीर के अन्य आगे इत्यादि प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं, वो उसको अपना एज ए एंटरप्रेन्योर का बिजनेस मोटिव लेके वो आगे जा सकता है। और मुर्गी
पालकों के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि मुर्गी पालक में मुर्गी जो कुक्कुट पालन करते हैं, कुक्कुट में मीट की प्रोसेसिंग कर सकते हैं, वो जैसे मीट का अचार बना सकते हैं, वो उसका अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप बना के अपना एक स्टार्टअप बिल्डअप कर सकते हैं, और ये काफ़ी हद तक लाभदायक रहेगा उनके लिए। बिल्कुल। तो आप केवल पशुपालक ही बन के न रह जाए, बल्कि उसको एक कदम और आगे ले जाइए, उद्यमी भी बनिए इस क्षेत्र में, और इसके लिए आप जो अवसंरचना कोष है उसका लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में बातचीत को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे अगले मेहमान का भी मैं रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे हम कि कई बार ऐसा होता है कि गाय जो है वो गर्मी में नहीं आती है, उसकी क्या वजह हो सकती है और क्या उपाय पशुपालक कर सकते हैं इसके लिए? देखिए, गाय का गर्मी में नहीं आना कहीं न कहीं उसके मिनरल डिफिशियंसी, न्यूट्रिशन की कमी से होता है जी। तो पशुपालक को हमें ध्यान देना है कि हर एरिया के लिए अलग अलग मिनरल्स मिक्सचर आते हैं, तो दाने खाने के साथ में ये लगभग 1% के हिसाब से मिनरल मिक्सचर मिला करके देना चाहिए। उसके बाद में गर्मी का जैसे अभी सीजन है, तो इसमें भी समर स्ट्रेस हो जाता है, खासकर बफेलो में, भैंस में समर स्ट्रेस होता है। तो उसके लिए जो अभी जस्ट हम बताया कि हीट स्ट्रेस है, उसके मैनेजमेंट के लिए आवास का व्यवस्था, आहार और पानी की व्यवस्था करना चाहिए। डिवॉर्मिंग एक जरूरी है, कृमिनाशक दवा जरूर दे, हर 3 से 6 महीने के बीच में एक बार दे। उसके बाद में मिनरल मिक्सचर दीजिएगा तो पशु समय पर गर्मी में आ जाएगी। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल यहाँ पर ले लेते हैं। हरियाणा से इस वक्त इंद्रजीत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी इंद्रजीत जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो इंद्रजीत जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, पूछिए सवाल अपना। सर, मेरे पास एक हरियाणा नस्ल की देसी गाय है जी। ठीक है। उसको 6-7 महीने हो गए ब्याह हुए। ठीक है। वो जैसे 2 महीने के बाद जावन करवाई थी, फिर वो नहीं रुकी, फिर 3 बार करवाई हमने, फिर हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर बोला इसको दवाई रखनी पड़ेगी 3 दिन लगातार। तो उन्होंने 3 दिन लगातार दवाई रखी, उसके फिर 21 दिन के बाद फिर वो नहीं करवाई, फिर भी नहीं रुकिया, फिर वो बोल रही है फिर। जी डॉक्टर शैलेंद्र, क्या उपाय करें? ये रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो उसका जो निगार जो होता है, स्राव निकलता है गर्मी के लक्षण के समय, तो उसको देखें कि उसमें कोई गंदगी तो नहीं है, और गंदगी है तो उसके लिए इलाज कराना पड़ेगा। दूसरा है कि गर्मी का समय कितने दिन रहता है। एक नॉर्मल होता है 1 दिन के लिए, 24 घंटा के लिए गर्मी में रहती है पशु। यदि ज्यादा समय के लिए 2 से 3 दिन रह रहा है, 4 दिन रह रहा है, तो पशु चिकित्सक के पास सलाह लेना पड़ेगा, अलग उसका इलाज है, उसका सलाह लेना पड़ेगा। तीसरा है कि आप एक काम करें कि मूंग दाल, जो खरा मूंग दाल आता है, उसको फुला ले पानी में। अंकुरित मूंग दाल 100 ग्राम रोज कम से कम 15 से 20 दिन खिलाए। उसमें विटामिन ए रहता है, और विटामिन ई इसके साथ साथ प्रोटीन की जो मात्रा है पशु को मिलेगा, तो इससे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या का समाधान हो सकता है जी। और ज्यादा इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लें। जी बिल्कुल। इंद्रजीत जी, मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा और आप सुझाव पर ज़रूर अमल करेंगे। डॉक्टर अतुल, यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हुए जानना चाहेंगे कि आपने बताया था कि पशु रोग नियंत्रण के कार्यक्रम भी कई तरह के चलाए जा रहे हैं, क्या इनकी उपयोगिता है? अब तक किस तरह की सफलता इसमें हासिल हुई है? जी हाँ, जैसे पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है पूरा भारत देश में। ये प्रधानमंत्री जी का फ्लैगशिप प्रोग्राम है, और इसमें क्या है कि जैसे FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जिसको मोखुर बोलते हैं हम, इसके नाम से ही आप जान रहे हैं कि मुंहखुर, इसमें मुंह में छाले आ जाते हैं और खुर में छाले आ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब ये बीमारी आ जाती है, उसके बाद इसका कोई इलाज नहीं है, तो उसके बाद जानवर की जो उत्पाद है वो एकदम से कम हो जाता है, एकदम से बिल्कुल। अगर 10 किलो दूध दे रहा है तो वो एकदम से 2 या 3 किलो पे आ जाएगा। तो उसके लिए टीकाकरण जो है वही एक इसका इलाज है, और वो अनिवार्य है। और ये 6 महीने के गैप में लगवाना है, मॉनसून से पहले और मॉनसून के बाद। और भारत सरकार द्वारा ये पूरे भारत देश में फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो अभी लगवाया जा रहा है।
बिल्कुल, तो इस तरह से आप इन टीकों का जो है वो लाभ ले सकते हैं। और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अतुल आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो ये स्वास्थ्य संबंधी और भी अगर किसी तरह की परेशानियां हैं उसका लाभ किस तरह से ले, टीकाकरण का खास तौर पे कि कब टीकाकरण कराना है, ये सब जानकारी अगर किसान चाहें तो फिर कैसे हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, जैसे बच्चियां है वो जब 4 महीने की होती है तो उसे ब्रुसेलोसिस का टीका लगता है जी। और खुरपका मुंहपका के लिए जैसे मैंने बता दिया कि 6 महीने के गैप में आपने लगाना है। लेकिन टीकाकरण से पहले एक चीज अनिवार्य है, कीड़ों की दवाई। कीड़ों की दवाई जो है वो अनिवार्य है, वो हमेशा वो आपको पशुओं को रोगों से लड़ने की ताकत देती है, ठीक है? तो इसीलिए ये जरूरी रहता है। और जैसे जब कोई बछड़ा पैदा होता है तो उसमें खीस जो है वो आप दे सकते हैं, वो पशुओं को रोगों से लड़ने की ताकत देता है। क्योंकि खीस का क्या होता है कि जैसे ही बछड़ा पैदा होता है, जो पहला घंटा होता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। उसमें क्या रहता है कि जो बछड़ा होता है उसकी आंत जो होती है वो जर्जरी रहती है, जिसमें कोलेस्ट्रम का अवशोषण सबसे ज्यादा होता है और जितनी एंटीबॉडीज हैं वो माँ से बछड़े को प्राप्त हो जाती हैं। और इसीलिए 4 महीने के बाद हम टीकाकरण के लिए कहते हैं, क्योंकि 4 महीने से पहले जो बीमारियों से लड़ने की ताकत है वो उसे माँ से मिली होती है। जी जी जी, बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी और पशुपालन संबंधी अगर जानकारी आप भी चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। आज इस कार्यक्रम में हम पशुपालन से संबंधित योजनाओं के बारे में और पशुओं में प्रजनन संबंधी रोग निवारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। नागू सिंह जी इस वक्त रतलाम मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है, पूछे अपना सवाल। जी नागू सिंह जी, हम सुन रहे हैं आपको, अपना सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। नागू सिंह जी। जी मैडम नमस्कार। जी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। मेरे गाय है ये। जी सर। जी पूछिए। सिर्फ गाय 6 महीना से गाभिन है, वो पीछे से फूल निकलता, फूल कांटा निकलता है, हम हाथ से धक्का दे रहे हैं, मतलब परेशान हो रहे हैं, मतलब रात में निकाल देती, दिन में निकाल देती। जी डॉक्टर शैलेंद्र, अगर आप इनका सवाल समझ पाए हो तो क्या करें? जी आपकी गाय 6 महीना की गाभिन है और पीछे से खून निकल रहा है, ये गर्भपात के कारण हो सकता है कि गर्भपात में गाय जा रही हो। अच्छा। इसके लिए तो आपको रुकवाने के लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेना पड़ेगा, ताकि वो आकर के चेक करेंगे, उसको बच्चे का स्थिति चेक करेंगे कि बच्चा जिंदा है, घूम रहा है नहीं या नहीं। तो उसके बाद में वो निर्णय लें कि बच्चे को रोकना है या उस बच्चे को फिर से माने कोई इंजेक्शन देकर के रोकना है या उसको फिर से प्रसव करा देना है। इसके लिए पशु चिकित्सक से सलाह लेना जरूरी है और जल्द से जल्द पशु चिकित्सक से सलाह ले। जी बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, ऐसे में समझना चाहेंगे कि पशु में जो गर्भपात की समस्या आती है वो किन किन वजहों से हो सकती है और इसके बचाव के लिए क्या उपाय पहले से कर सकते हैं, किस तरह से सतर्कता बरतें हैं? जी पहले तो सबसे पहले सीजनल वेरिएशंस होता है,
हर सीजन में जाड़े के मौसम में गर्भपात के कारण जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है उस समय होता है, ज्यादा गर्मी है उस समय पड़ता है, इसलिए गर्मी के बचाव के लिए आवास, आहार और पानी की व्यवस्था करना चाहिए जी। दूसरे कारण है कि उसके इलाज, कोई दूसरी बीमारी यदि हो जा रहा है उसमें कौन कौन से इंजेक्शन चल रहे हैं, दवाई चल रहे हैं, उसका खास ध्यान रखें ताकि गाभिन की अवस्था में खुद से लेकर के दवा नहीं चलाए। बहुत सारे दवा जैसे होते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड होते हैं, उसके कारण से गर्भपात हो जाती है, उससे बचना चाहिए, पशु चिकित्सक से की सलाह लेना चाहिए। इसके बाद में बहुत सारे संक्रामक कारण है जैसे ब्रुसेलोसिस है, कैम्पाइलोसाइटोसिस है, इनका संक्रमण होने के से गर्भपात की समस्या होती है। गर्भपात में ब्रुसेलोसिस जो है, जिसे मानव को भी हो जाता है कभी कभी इसका, तो गर्भावस्था के अंतिम तिमाही में इससे गर्भपात होता है। उसमें जीवन रुक जाता है, तो उसका खास ध्यान, अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो पशु चिकित्सक से जरूर सलाह ले और उसका जो गर्भपात का जो मटेरियल है जो बाहर निकलता है उसकी जांच कराए ताकि आगे किसके इस समस्या से समाधान हो सके। साथ ही अगर आप 8-10 गाय अगर आपके पास में एक साथ है तो जो जिसका गर्भपात हो रहा है तो उसको साइड में रखें और अंतिम अवस्था में पशु को ज्यादा इधर उधर चलने नहीं दे, ऊंचे नीचे स्थान पर नहीं ले जाए और कम से कम उसका मूवमेंट कराए। अच्छा समुचित आहार, पानी और आवास की व्यवस्था करें इसके लिए। जी जी बिल्कुल, तो बेहतर आवास और आहार की व्यवस्था बेहद ज़रूरी होती है पशु के स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर अतुल, आपसे जानना चाहेंगे ऐसे में कि जो छोटे नवजात शिशु होते हैं, जो बछड़े होते हैं खासतौर पे, उनकी देखभाल किस तरह से करें, कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें। देखिए, जब बछड़ा पैदा होता है, पैदा होते साथ उसका पहले तो मुंह और नाक की जो नली है उसे साफ करें। उसके बाद उसकी जो गर्भनाल होती है उसको 2.5 सेंटीमीटर दूरी से आप बांध लें, फिर उसके नीचे से 1 सेंटीमीटर पे आप कट कर लें उसे, और उसके बाद टिंचर आयोडीन का प्रयोग करें। और फिर 1 घंटे के बाद जो नवजात है वो खड़ा होने लायक हो जाता है, और अगर नहीं हो पाए तो कृपया उसकी सहायता करें खड़े होने में, और ताकि वो दूध का सेवन जो है वो कर पाए। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको रोकना पड़ेगा, ये आपसे जानेंगे और भी विस्तार से। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। पटेल मीणा जी इस वक्त सवाई माधोपुर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी पटेल मीणा जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम, भैंस है 4 महीने की गैप है मैडम। ठीक है। और देसी जैसे उसके ठंड के लिए हम 3 बार तो नहला देते हैं उसको पानी से, और बेसन और छाछ मिला के पिला देते हैं उसको, तो कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। जी डॉक्टर अतुल, सुझाव देना चाहिए। क्या आहार के बारे में बता रहे हैं, फिर से अगर आप दोहराना चाहे पटेल जी, किस तरह का आहार दे रहे हैं पशुओं को? मैडम आवाज कम आ रही है आपकी। जी थोड़ा जी अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए पटेल जी। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, जैसे 4 महीने की गाभण है भैंस, उसको ठंड गर्मी का मौसम है तो ठंड के लिए हम उसको बेसन और छाछ मिला के दे देते, कोई दिक्कत थोड़ी है उसको। अच्छा, बेसन और छाछ। जी हाँ, और दिन में 3 बार नहलाते हैं उसको पानी में। अच्छा जी हाँ, जैसे गर्मी का मौसम है तो उसमें पहले तो आप ये जान लें कि अगर गर्मी हो या सर्दी हो, जो बॉडी टेम्परेचर है वो एक ही रहता है। इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है, ये बहुत से किसानों को एक वहम होता है कि अगर गर्मी होगी तो शायद अंदर का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा, लेकिन हाँ, हीट स्ट्रेस जो है वो होने का चांस होता है गर्मी में। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं लस्सी पिलाने को, तो वो एक अच्छा कर रहे हैं अभी, अगर जैसे गर्मी बढ़ रही है, लेकिन एक प्रॉपर मात्रा में पिलाया जाए, उसे इतना भी अत्यधिक नहीं पिला दिया जाए कि वो नुकसान करे। बिल्कुल। डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर आपसे भी जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने कई बार जिक्र किया है कई तरह की जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उचित आहार न मिलने की वजह से होता है, तो ऐसे में जो गाभिन पशु है उनके आहार में किन बातों का ध्यान रखें? गाभिन पशु के आहार में गर्मी के दिनों में जो है ना, हरे चारा का प्रयोग ज्यादा करें जी, और पानी की व्यवस्था इसके साथ करना चाहिए। ठीक है। प्रोटीन युक्त जो हमारे पास में चारा रहेगा, जैसे अभी
खली हो गया, मूंग का जो डंठल होता है या कोई भी जो दालें हैं उसका डंठल है तो उसका डंठल हम लोग दे सकते हैं। अच्छा। लेकिन भीगा सूखा चारा नहीं दे, भिगा कर दे ताकि उसके शरीर में पानी की कमी न हो। प्रोटीन युक्त चारा दे, आप गुड़ खिला सकते हैं गर्मी के दिनों में ताकि जो इसका एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा रहे। इससे गाय को या भैंस को बहुत आसानी हो। जी। और दिन में कितनी बार नहला सकते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा ही नहला दे और ठंड ही लग जाए? कम से कम भैंस को 2 बार तो जरूर नहलाना चाहिए। ठीक है, इस गर्मी के दिनों में। जी जी, बिल्कुल। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर अतुल, आप इससे पहले हमें बता रहे थे कि जो बछड़े हैं उनकी देखभाल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ, लेकिन मैं पहले एक चीज़ बता दूं, जैसे अभी इन्होंने बताया इनकी भैंस है तो 8 महीने की है, तो 8 महीने का जब पशु हो जाता है तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है दूध छोड़ना चाहिए, क्योंकि दूध निकालना आप एक काम कीजिएगा। जैसे अभी आपका पशु 8 महीने का है तो आप पहले ही 1 दिन पहले दूध छोड़ दीजिएगा उसे, फिर 2 दिन के बाद निकालिए, फिर 2 दिन और छोड़ दीजिए, फिर 4 दिन के बाद निकालिए, फिर ऐसे करते करते आप देखेंगे कि जो अडर है उसका वो सूज जाएगा। तो कभी कभार उसमें से थनों में से दूध लीक भी होना शुरू हो जाता है, वो नॉर्मल है, तो उसे घबराएं ना, लेकिन उसके बाद एकदम से अडर जो है वो सूख जाएगा। तो वो जो है वो अनिवार्य है ताकि जो बाद में खीस है उसका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा हो सके और जो बछड़ा जो आपका नवजात पैदा होगा वो स्वस्थ पैदा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। जगदेव जी इस वक्त अलवर राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जगदेव जी, मेरी आवाज़ मिल रही है आपको? हेलो जगदेव जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। जी पूछे सवाल। हाँ जी, हमारे पास भैंस है जी, पहले से दाई थी, उसका एक थन बंद हो गया। जी ठीक है। दोबारा सोने में 4 महीने बाकी है जी, 6 महीने गब्बन है वो। हेलो जी जी, हेलो जगदेव जी, थन के बारे में बताइए जी, कोई चल सकता है दोबारा? देखिए थन जो है वो बंद हो चुका है। दूध थोड़ा आया था जी, कोई 10-20 ग्राम 30 ग्राम दूध निकलता था जी। ठीक है, आप निकालते रहे दूध तो ठीक है। देखिए ये कम आता था। ये एक रख रखाव की बीमारी है जो थनैला रोग है। उसमें आपने क्या करना है, पहले शुरू में जिसे हम लाल दवाई बोलते हैं, पोटाशियम परमैंगनेट से इसे जब आप नॉर्मली कभी भी दूध निकालते हैं तब भी आपने अपने भी पहले हाथ धोने हैं और थनों को भी अच्छे से धोना है। दूध निकालने के बाद भी ये प्रक्रिया आपने दोहरानी है। और आपने ये ध्यान रखना है कि जब आप दूध निकालते हो उसके बाद पशु खड़ा रहे, और खड़ा रहने के लिए एक काम कीजिएगा, जब आप चारा देते हैं तो दूध निकालने के बाद दीजिएगा ताकि वो पशु जो है वो खड़ा रहे। क्योंकि ऐसा क्या करने से क्या होता है, 7 मिनट तक थनों की जो नली है वो खुली रहती है, तो जब पशु बैठ जाएगा नीचे तो नीचे से जो कीटाणु वगैरह हैं वो थन की नली के थ्रू वो ऊपर जा सकते हैं और थनों का रोग जो है वो शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। तो जगदेव जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आपको। बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर शैलेंद्र आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार पशुओं में बच्चेदानी की सूजन की समस्या के बारे में भी हमने सुना है, तो क्या इसकी वजह होती है और क्या किया जाए ऐसे में? देखिए, बच्चा में यदि कस्टमर प्रसव हो रहा है, प्रसव के दौरान में कोई कठिनाई है तो उसके बाद में बच्चेदानी में सूजन हो जाता है। जैसे जीर का रुकना, जीर यदि रुक रहा है या किसी पशु चिकित्सक से हाथ से हम लोग निकलवा रहे हैं, उस समय बच्चेदानी के सूजन का समस्या ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होगा कि बच्चेदानी से मवाद के रूप में गंदे डिस्चार्ज आएंगे। अगर इस तरह का डिस्चार्ज आप गंदा देख रहे हैं, जरूर पशु चिकित्सक से सलाह ले। बच्चेदानी में डालने वाले बहुत सारी दवा आती है, 3 से 5 दिन उनका इलाज चलेगा, तभी जाके ये सूजन खत्म हो पाता है। यदि ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो समय पर जो पशु है गर्मी में नहीं आएगी, जिससे पशुपालक को नुकसान हो सकता है। जी
बिल्कुल। डॉक्टर अतुल, आपसे जानना चाहेंगे कि कृत्रिम गर्भाधान को लेकर भी सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिशें की जा रही हैं? जी हाँ, कृत्रिम गर्भाधान के लिए नेशनल एनिमल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम जो है वो चलाया जा रहा है। इसमें आपने जो पशुपालक हैं उन्होंने ध्यान रखना है कि जब भी कोई कृत्रिम गर्भाधान करने आ रहा है तो क्या AI गन जो है वो जिससे कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है क्या वो साफ है, और उसकी साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें। और पशुपालकों को ये भी जानना जरूरी है कि वो किस नस्ल का जो टीका है वो दे रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे अगर कोई जर्सी गाय है किसी के पास तो वो अगर उसे संकर नस्ल का लगा देता है तो जर्सी गाय जो होती है वो छोटी होती है और संकर नस्ल जो है वो बड़ी होती है, तो उसमें गर्भपात या बच्चा जो है वो बच्चेदानी में फंस जाएगा। तो इन सब चीजों का ध्यान रखने के लिए आपको ये जानना अनिवार्य है कि कौन सी नस्ल का लगाया जा रहा है, कितने % है, ये सब जानकारी जो है वो बहुत जरूरी है। जी जी। इसके साथ ही और भी विस्तार से इसके बारे में जानना चाहेंगे कि अगर कृत्रिम गर्भाधान कराना चाहते हैं तो कहां संपर्क करें और किस तरह से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं? जी हाँ, अब जैसे मैंने बताया कि नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम कृत्रिम गर्भाधान की जो स्कीम है राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर वो चलाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। तो किसान भाई किसी भी नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं और वहां पे निःशुल्क अपना जो है वो टीकाकरण वहां पे करवा सकते हैं। जी बिल्कुल। इसके साथ ही हमें ये भी बताएं कि जो पशु हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या क्या जो उपाय हैं वो किए जाने चाहिए, इसके बारे में आपसे जानेंगे। साथ ही डॉक्टर शैलेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानेंगे प्रजनन संबंधी समस्याओं के बारे में। लेकिन फिलहाल हेलो किसान कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आज इस कार्यक्रम में हम पशुपालन संबंधी योजनाओं के बारे में और प्रजनन संबंधी रोग व निवारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर इन विषयों से जुड़े हुए सवाल पूछना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे खास मेहमान से आप सुझाव ले सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका सवाल यहाँ पर लेते हैं। हेमकरण जी मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेमकरण जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेमकरण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो हेमकरण जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको?
चलिए, लगता है फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है और गुजारिश रहेगी कि आप दोबारा संपर्क करने की कोशिश करें और बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और इसके साथ ही डॉक्टर अतुल, आपसे जानना चाहेंगे हम कि स्वास्थ्य संबंधी कई तरह की समस्याएं पशुओं को हो सकती है। जो ब्रुसेलोसिस है वो भी एक काफ़ी आम समस्या बनकर उभरती जा रही है। किस तरह के लक्षण होते हैं इस बीमारी के और क्या उपाय किए जा सकते हैं इससे बचाव के लिए? जी हाँ, ब्रुसेलोसिस जो है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि ना सिर्फ पशुओं में होती है, वो इंसानों में भी आती है जी। और ब्रुसेलोसिस में एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है, अंतिम के जो मंथ्स होते हैं, 8वां 9वां 7वां 8वां 9वां, इन तीनों में अबॉर्शन होने के, गर्भपात होने के चांसेस रहते हैं। अच्छा। और जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था कि अगर ऐसा हो जाए तो उसके बाद जो अवशेष होंगे नवजात के, वो आप चेक करवा सकते हैं नज़दीकी लेबोरेटरीज जो पशुपालन केंद्र हैं आपके आसपास में, तो वहाँ पे आप जांच करवा सकते हैं कि क्या ब्रुसेलोसिस है या नहीं। और दूसरा इसका टेस्ट होता है मिल्क रिंग टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं, दूध में होता है, दूध की जांच करवा सकते हैं। और ब्रुसेलोसिस के में आपको एक ध्यान रखना है, टीकाकरण जो है, जैसे ही जो बच्चिया है वो 4 महीने की होती है तो आपने ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण जो है वो करवाना है। और चूंकि ये इंसानों में होती है तो इसका आपने ध्यान रखना है, इसीलिए मैंने कहा कि जब भी आपने दूध निकालना है तो अपने हाथों को भी धोना है और थनों को भी धोना है। तो इसमें इंसानों में लक्षण आते हैं, जैसे बुखार आएगा, कमर में दर्द रहेगी, ये सब लक्षणों का आपने ध्यान रखना है। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलविंद्र कुमार जी पटना बिहार से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी, कह रहे थे कि मेरा गाय का कुछ प्रॉब्लम है, जरा तो उसके बारे में बात करना था। जी जी बिल्कुल, धर्मेंद्र जी बताइए क्या सवाल है। आपकी आवाज हमें थोड़ी धीमी मिल रही है धर्मेंद्र जी, कृपया अगर थोड़ा सा ऊंचा बोले तो बेहतर रहेगा। जी, मेरा सवाल है कि मेरा गाय जो है ना, जी जी मेरा सवाल है कि मेरा गाय के हर एक 10 दिन पर थन फूल जा रही है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो हर एक 10 दिन पर मतलब कि उसमें मूव होता है और कोई मालिश करते हैं तो ठीक हो जाती है, फिर फूल जाती है। जी, नेटवर्क की शायद समस्या, बहुत अच्छे से हम आपका सवाल तो नहीं समझ पाए, लेकिन थन के सूजन की बात हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। तो क्या वजह इसकी हो सकती है? जी देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि थनेला रोग जो है ये आपका रख रखाव का जो है उसके कारण होता है। तो इसमें जब आप पशुओं को चारा डालते हैं तो वो दूध निकालने के बाद डालें। और दूसरा, आप अपने हाथों को धोएं, थनों को धोएं, क्योंकि साफ सफाई जो है अपने शेड की वो बहुत ज़रूरी है। वो 2 समय में करें, सुबह और शाम दोनों टाइम पे करें, क्योंकि इससे क्या होगा, जितने भी कीटाणु हैं वो मर जाएंगे। और आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे अगर आपके एक पशु में ये आ गया है तो आप फ्यूमिगेशन जो है अपने बाड़े की वो कर सकते हैं, जिसमें आप पोटाशियम परमैंगनेट और फॉर्मल्डिहाइड दोनों से फ्यूमिगेट कर सकते हैं। लेकिन उसके वो करते समय ध्यान रखें कि पशुओं को आप थोड़ी देर के लिए बाहर रख दें, क्योंकि ये आंखों में जलन करेगा और नाक में जलन कर सकता है। जी। तो इससे उसके बाद आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जा सकते हैं। अगर थनों में रोग आ गया है तो वहाँ पे आपको जो ज़रूरी एंटीबायोटिक है वो दी जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद है धर्मेंद्र जी आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा, और इसीलिए साफ सफाई, स्वच्छता का ध्यान रखना बेहद जरूरी हो जाता है पशुओं के स्वास्थ्य के लिए। डॉक्टर शैलेंद्र, इस कड़ी में आपसे जानना चाहेंगे कि जो पशुपालक है वो किस तरह से साफ सफाई का ध्यान रखे, खासतौर पे गाभिन पशुओं के लिए, क्योंकि प्रसव के दौरान भी किसी तरह की समस्या ना हो, और साफ सफाई का वहां पे भी ध्यान रखना कितना जरूरी होता है। देखिए, अभी साफ सफाई के लिए पोटेशियम, डॉक्टर साहब ने बताया, पोटेशियम परमैंगनेट से फ्यूमिगेशन कर सकते हैं। दूसरा है कि वहाँ का जो चारा दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं, तो बासी चारा नहीं दे। बासी चारा भी पशु के लिए हानिकारक होता है। उसको साफ सफाई, जो नाप जो होता है जिसमें हम लोग चारा खिलाते हैं, उसको भी अच्छे ढंग से साफ करना चाहिए। सप्ताह में कम से कम पूरा केमिनो4 डालकर भी हम साफ कर सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। उसके बाद में अगर यदि कोई गाय ब्याई है तो जो ब्याने के बाद में घेर होता है उसको उचित जगह पर, स्थान पर ले जाकर के मिट्टी में गाड़ दे,
वहां पर ज्यादा देर तक नहीं छोड़े, क्योंकि गर्मी का समय है, उस समय बहुत सारे मक्खियां आ जाएगी, वहां पर कीटाणु फैल सकते हैं, उसका ध्यान सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात है कि जब हम लोग दूध निकालते हैं, यदि थनैला रोग हो गया है तो कभी कभी देखते हैं कि पशुपालक उस थनैला रोग का जो खराब दूध है वहीं पर निकाल देते हैं। जी जी जी, पशुपालक पशु रहते हैं वहीं पर निकाल देते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। हम फिर से रुक करेंगे डॉक्टर शैलेंद्र आपका, इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। राम गोपाल जी इस वक्त झालावाड़ राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राम गोपाल जी। जी जी जी, पूछे सवाल अपना। राम गोपाल गुप्ता, माताजी मिश्र तहसील बछवा, जिला झालावाड़ राजस्थान से बोल रहा हूँ। भैंसों में मुंह पका रोग क्यों हो जाता है सर? इसके कारण बताओ सर। खुरपका मुंह पका रोग क्यों होता है, इसका कारण जानना चाहते हैं? बता दो सर भैंसों के लिए। ठीक है, बताइए डॉक्टर अतुल, क्या राम गोपाल गुप्ता सर। जी जी, माताजी मिश्र, जिला झालावाड़ सर। जी बिल्कुल, हम आपका सवाल समझ गए हैं, आपके सवाल का जवाब देते हैं। माताजी मिश्र, जिला झालावाड़ राजस्थान सर। जी हाँ, खुरपका मुंह पका रोग जो है ये एक वायरस के कारण होता है, ये वायरल डिजीज है। तो इसीलिए इसका जो वैक्सीन है, जैसे अभी आप वायरस से काफ़ी जान पहचान में आ गए हैं जैसे कोविड के कारण, तो आपको पता है कि कोविड के लिए आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, तो वैसे ही एफएमडी के लिए खुरपका मुंह पका रोग जो है ये भी वायरल डिजीज है, ये भी आरएनए वायरस है। तो इसके लिए आपको टीकाकरण जो है वो अनिवार्य है। और ये जैसे मैंने बताया कि 6-6 महीने के गैप में आपने वैक्सीनेशन जो है वो अपने जानवर को करवानी है। और जैसे ही जानवर आपका 4 महीने का होता है तो तब आप उसके वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं अब कार्यक्रम में। और डॉक्टर शैलेंद्र, यहाँ पर आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जो गाभिन पशु हैं उनके ब्यात के दौरान किस तरह की समस्याएं आ सकती है? देखिए, गाभिन पशु को पहले तो है कि समस्या आ सकता है, एबॉर्शन का आ सकता है। जो गाभिन पशु है उसको अन्य पशु जो सींग वाले पशु है उसके समीप नहीं बांधना चाहिए। ठीक है। कोशिश करना चाहिए कि उससे दूर बांधे ताकि आपस में लड़े नहीं। हो सकता है कि फिसलन वाली जगह पर नहीं रखना चाहिए, ताकि गिरने के कारण से बच्चेदानी में ऐंठन हो जाता है, गर्भपात होने की समस्या हो सकती है। तो उसको अलग रखे और जो चारा है, आहार है, वो सही समय से पर देते रहे गाभिन पशु। जी बिल्कुल। इसके अलावा ब्यात के दौरान किसी तरह की जटिलता ना आए और आसानी से जो है वो ब्यात हो जाए, इसके लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं? देखिए, ब्यात के लक्षण है कि लक्षण के उस समय जब ब्यात जब स्टार्ट होता है तो गाय बार बार बैठेगी, खड़ी हो जाएगी। जी। उसका ध्यान रखना, ये किनारे में जा सकती है। यदि खुली हुई है गाय तो किनारे में जगह पकड़ सकती है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। जो प्रसव का पहला चरण होता है लगभग 5 घंटा से लेकर के 18 घंटा तक हो सकता है उसमें। अच्छा। तो ध्यान दे, पहला चरण में मूत्र की थैली जो है फूटता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद में दोनों पैर का जो बच्चे का होगा बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। पशुपालक क्या करते हैं कि जैसे ही जो बच्चे के पैर बाहर दिखाई देता है वो खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक। कभी भी ऐसा नहीं करे, क्योंकि बच्चेदानी में जब पैर दिखे तो उससे आधे घंटे से 2 घंटे का टाइम रहता है लगभग। उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके बाद ही बच्चा निकलता है। यदि आप पैर को खींचेंगे तो इससे डिस्टोपिया हो सकता है, उसके जो गर्दन होती है मुड़ जाती है, तो उसके कारण से आप समस्या में पड़ सकते हैं। तो उसको पूरा टाइम दे। 2 घंटा से अगर ज्यादा हो रहा है दूसरे चरण में तब पशु चिकित्सक को बुलाए। जी जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़िए और अगले कॉलर का रुख करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से, संजय कुमार जी। स्वागत है आपका संजय कुमार जी, पूछिए अपना सवाल। संजय जी, आपसे गुजारिश ये करेंगे कि पहले अपनी टीवी की आवाज बंद कर दीजिए, बातचीत में इससे रुकावट आएगी, देरी होगी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैडम, वो जो गाय है ना, गैया है, वो चारा उरा नहीं खाता है, फूल गया है एकदम। अच्छा, आपकी गाय चारा नहीं खा रही है? जी, और एकदम सूजन है। अच्छा, कहाँ पे सूजन है? पेट में है सर। ओके, देखिए ये यहाँ पे आप पहले आप क्या दे रहे थे
उस पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सा चारा आप खिला रहे थे। जैसे कभी हम जो है कंसंट्रेट ज़्यादा खिला देते हैं, दाना जो है वो ज़्यादा खिला देते हैं, गेहूं ज़्यादा खिला देते हैं, उसके कारण पेट में फारा पड़ जाता है। तो फारा पड़ने के यही सब कारण होते हैं। और आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाके उसकी र्यूमन लीकर जो होता है उसकी पीएच को वो आप टेस्ट करवा सकते हैं कि एसिडोसिस का केस है, और जितने परसेंट एसिडोसिस होगी उसके हिसाब से आपको जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो दिया जाएगा। इंजेक्शन होता है इसका। और आप ये ध्यान रखें आगे से जब भी आप पशु को चराने के लिए लेके जाते हैं तो खुले में ना छोड़ें ताकि वो कुछ भी खा ले। ध्यान रखें। और जो दाना है वो एक अधिक मात्रा में ना खिलाएं। कंसंट्रेट जो है नॉर्मली जो पशु हैं उनमें 2 kg तक दिया जाता है। जी बिल्कुल। तो संजय जी, मुझे उम्मीद है कि आप इस सुझाव पर ज़रूर अमल कीजिएगा और समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगा इससे। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें हमारे साथ। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। रामस्वार जी इस वक्त हमारे साथ पटना बिहार से जुड़े हुए हैं। रामस्वार जी स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा, आपसे ये गुजारिश रही है हमारी। हेलो हेलो, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए और अपना सवाल पूछिए। रामस्वार जी टीवी की आवाज बंद कीजिए, अपना सवाल पूछिए। आपसे करबद्ध निवेदन है कि टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। हेलो जी, हेलो, पूछिए अपना सवाल। जैसे गाय गर्म होती है ना सर जी, तो सेवन डलवाते हैं ना, तो सेवन डलवाते हैं तो ब्लडिंग देने लगता है डलवाने के बाद। जी डॉक्टर अतुल, कुछ पूछना चाहेंगे आप उनसे? कितने दिन के बाद होता है? हेलो
चलिए, हमारा संपर्क लगता है टूट गया है। अगर आप कुछ समझ पाए उनकी समस्या के बारे में, क्या सुझाव? ये कहना चाहते थे कि जब ये कृत्रिम गर्भाधान करवाते हैं तो उसके 21 दिन के बाद गर्भपात हो जाता है। अच्छा। तो जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया था रिपीट ब्रीडिंग, तो ये निश्चित ही रिपीट ब्रीडिंग का केस है। तो इन्हें मेरी गुजारिश है नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र में जाएं और इनके कारण की जांच करवाएं। हो सकता है ट्राइकोमोनासिस का केस हो। हाँ, तो इसके लिए पहले क्या होगा, गर्भ की सफाई करवाई जाएगी, तो उसके बाद जो है कृत्रिम गर्भाधान करवाया जाएगा ताकि अच्छे से जो बच्चा है वो ठहर सके। जी डॉक्टर शैलेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि और किस किस तरह की समस्याएं प्रजनन संबंधी हो सकती है? देखिए, प्रजनन संबंधी समस्याएं हैं कि रिपीट ब्रीडिंग के अलावा जेर का रुकना, बच्चे देने के बाद में जेर रुक जाते हैं। कभी गर्मी का मौसम है तो जेर का रुकना एक सामान्यतः 4 से 6 घंटे में बच्चा देने के बाद में जेर निकल जाना चाहिए। अच्छा। यदि नहीं निकलता है तो 8 से 12 घंटे के बाद तक भी नहीं निकलता है तो उसको बोलते हैं जेर का रुकना बोलते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अभी गर्मी का मौसम है तो उससे इन्फेक्शन फैलने का, सड़ने का, जो जेर जो होता है प्रोटीन मटेरियल होता है, तो सड़ने से इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। जी। इस कंडीशन में जेर पशु चिकित्सक से निकलवाए और ज्यादा जोर नहीं लगाए, जितना संभव हो निकाले, उसके बाद में दवा डालना पड़ेगा। जी, ठीक है। जी डॉक्टर शैलेंद्र, आपको रोकना पड़ेगा, यहाँ पर एक कॉलर जुड़ गए हैं, जल्दी से उनका सवाल हम यहाँ पर ले लें। विपुल कुमार जी इस वक्त हमारे साथ शिवपुरी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जी विपुल जी, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। विपुल जी, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? हेलो, मैं ये पूछ रहा था कि अपने इस वक्त कौन से टीके लगाए जाते हैं? किसके टीके? गाय भैंसों के मैडम। अच्छा, ठीक है। इस समय कौन कौन से टीके लगाए जा सकते हैं? इस समय आप खुरपका मुंहपका का टीका लगवा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रुसेलोसिस के लिए अगर आपकी बच्चियां नवजात है, 4 महीने की है, तो आप ब्रुसेलोसिस का टीका लगवा सकते हैं। गलघोटू बीमारी है, उसके लिए आप इस समय टीका लगवा सकते हैं। और अगर अभी यहाँ पे एंथ्रेक्स जैसी बीमारियाँ नहीं है तो इसीलिए आप उनका नहीं लगवा सकते। हाँ, BKO जैसे ब्लैक वाटर जिसको हम बोलते हैं, उसके लिए आप टीकाकरण करवा सकते हैं। इसके लिए आप नज़दीकी पशु चिकित्सा केंद्र में संपर्क कर सकते हैं और वो इस समय आपको उसके लिए जो आपके लिए लाभदायक होंगे टीके वो आपको लगवा देंगे। जी डॉक्टर अतुल, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि प्रसव के 1-2 दिन के अंदर जो गाय होती है वो बैठ जाती है, तो ऐसे में क्या किया जाए? जी हाँ, जैसे आपने बताया कि प्रसव के बाद जो है गाय बैठ जाती है, तो वो एक लक्षण है मिल्क फीवर का। मिल्क फीवर हम बोलते हैं क्योंकि इसमें कैल्शियम जो है वो कम हो जाता है बॉडी में। तो जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके 72 आवर्स के 72 घंटे के अंदर अंदर गाय जो है वो बैठ जाती है। तो उसके लिए किसान भाइयों को ये ध्यान रखना है कि जो पहले 6 महीने उसमें कैल्शियम की मात्रा जो है वो पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम जो है वो खिलाई जानी चाहिए। और लेकिन जो लास्ट के 3 महीने हैं उनमें आपने कम देनी है कैल्शियम, क्योंकि जो पहले 6 महीने होते हैं उसमें जो नवजात है उसकी हड्डियां जो होती हैं वो बन रही होती है और वो अपनी माँ से कैल्शियम लेता है। बिल्कुल, तो ये बात ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर शैलेंद्र, चलते चलते आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि बेहतर तरीके से जो गाभिन है पशु हैं उनकी देखभाल हो, प्रसव में दिक्कत ना हो, तो इसके लिए आप क्या सुझाव चलते चलते देना चाहेंगे? देखभाल के लिए गर्मी का सीजन है तो जो हीट स्ट्रेस है उसका मैनेजमेंट सबसे जरूरी है। आहार की व्यवस्था और पानी की व्यवस्था जरूर करें और पशु बाड़े की साफ सफाई का ध्यान रखें। इसके साथ है पशु को जो गाभिन पशु है, अंतिम अवस्था में है, बच्चा देने वाली है, उसको जो बड़े पशु है, जो ज्यादा माने एग्रेसिव पशु है, उसके पास में नहीं बांधे, जी किनारे करके रखें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और इसके अलावा चलते चलते कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे डॉक्टर अतुल, बहुत ही संक्षेप में? जी हाँ, मैं किसान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि पहले तो साफ़ सफाई अपने शेड की ज़रूर रखें, और एक और बात ध्यान में रखें, जब भी आप एंटीबायोटिक का सेवन करवाते हैं किसी भी पशु चिकित्सक से, तो प्लीज़ जानिएगा कि क्यों लगवा रहे हैं, और अत्यधिक एंटीबायोटिक का यूज़ जो है वो कम से कम किया जाए, क्योंकि ये एंटीबायोटिक जो है ये दूध में आती है और दूध में ये इंसानों में जाती है, जिसके कारण एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। जब आपको कोई एंटीबायोटिक दी जाती है तो वो काम नहीं करती है, और पशुओं में भी ये चीज़ देखी जाती है जितनी, और आपको एक पशु चिकित्सक जो है वो एक टाइम निर्धारित करता है कि 3 दिन के लिए देनी चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि जब पशु ठीक हो जाता है तो 2 दिन के अंदर अंदर आप बंद कर देते हैं, लेकिन 3 दिन तक वो पर्याप्त देनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत ही अहम जानकारियां हमें दी डॉक्टर अतुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपने विस्तार से जाना पशुओं की देखभाल किस तरह से करें, खासतौर पर अगर गाभिन पशु है तो उसकी देखभाल किस तरह से की जाए, और कई तरह की सरकारी योजनाएं भी पशुपालकों के लिए चलाई जाती हैं, उनका लाभ भी आप ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि हेलो किसान कार्यक्रम में कल का विषय क्या रहेगा। जिस विषय पर चर्चा होगी वो है मेंथा में फसल प्रबंधन, और इसके अलावा पॉली हाउस में सब्जियों की खेती। इसके अलावा अपने सवाल आप इस बीच हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए हिंदी में टाइप करें हेलो किसान। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम का जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसी के साथ हेलो किसान कार्यक्रम में आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि जो जानकारियां आपको मिली है उसका लाभ आप जरूर उठाएंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।